हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के लेसन 12 को, हिंदी के लेसन 12 को, जिसका नाम है इसे जगाओ। और आपको यहाँ पर स्क्रीन में साथ ही साथ इस चैप्टर के कवि भी दिख रहे होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आप इसको याद रखना, आगे काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर 12 है तो हमें 1 से 11 तक के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेक्चर वीडियोस कहां पर मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ इसी एक वीडियो में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 से 11 तक के सभी चैप्टर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक को आप ओपन करना और पूरे लेक्चर को अटेंड करना, जहां पर आपको पूरे चैप्टर को समझाया गया है समराइज तरीके से, और साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कशन के साथ बताया गया है। तो यानी अगर आप इन वीडियोस को देखते हो केवल, तो आप अपने पूरे चैप्टर को तैयार कर लोगे। इसके बाद आपको किसी बुक को, किसी वीडियो को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं बड़े ही आसान सी भाषा में अपना ये चैप्टर लेसन 12 इसे जगाओ, जो कि एक कविता है। कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। बड़े ही आसान शब्दों को चुना है इस कविता में उन्होंने, जिसे मैं आप तक यहाँ आगे पहुंचाने वाली हूँ, जिसको आप सुनोगे और सुनने के साथ समझ जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, पाठ को शुरू करने से पहले, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम कोई भी चैप्टर, कोई भी कविता, कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उसका तैयार करना होता है शब्दार्थ। क्योंकि शब्दार्थ अगर आप तैयार करते हो तो आप पर उस चैप्टर की कमांड अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ पर पहले इसका स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ। हालांकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे शब्दार्थ तो नहीं देखने को मिलेंगे, पर जितने हैं उनको हम जरूर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला शब्दार्थ, जो कि है पवन। पवन बहुत ही कॉमन शब्द है, आपने कई बार सुना भी होगा इसका नाम। तो पवन मतलब हवा या वायु, ठीक है। बेखबर, बेखबर मतलब अनजान, ठीक है। अगर आप किसी चीज से अनजान रहते हो तो उसको बेखबर बोल सकते हो। तीसरा यहाँ पर आ रहा है वक्त। वक्त यहाँ पर है समय, ठीक है। और चौथा जो है यहाँ पर शब्दार्थ है वो है बेवक्त। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये आपके बुक से ही है, तो बुक भी आप ओपन करके देख सकते हो। तो बेवक्त, ये वक्त का ही विलोम शब्द है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वक्त का विलोम शब्द बताइए, तो बेवक्त उसका सही उत्तर होने वाला है। तो बेवक्त यहाँ पर है असमय, ठीक है। आइए कुछ और शब्दार्थ ले लेते हैं जो आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 शब्दार्थ देखने को मिल रहे हैं। क्षिप्र, ठीक है। यहाँ पर क्षिप्र का अर्थ है तेज। सगज, सगज का मतलब है यहाँ पर जागा हुआ या चौकन्ना, सावधान। अगर यहाँ पर कॉमा है तो आप कोई भी एक शब्द को याद कर सकते हो और लिख सकते हो, तो आपका वो आंसर सही माना जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली शुरू करते हैं अब इस एक कविता को। तो शुरुआत की कुछ लाइनें यहाँ पर है, जिसको मैं पढ़ देती हूँ। राइटर याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पार्ट के राइटर कौन है। 1 वर्ड में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, एमसीक्यू में आ ही सकता है। तो इस चैप्टर के इसे जगाओ कविता के रचनाकार है, कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब एक बार मैं कविता की कुछ लाइनें आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो यहां तक देखेंगे पहले। तो आपको यहां पर दिखाई दिया भाई सूरज, भाई पवन, भाई पक्षी, ठीक है। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उन्होंने यहाँ पर इस कविता के लिए बड़ा ही आसान शब्द लिया है। आसान मतलब जो हम बिल्कुल पारिवारिक तरीके से भी यूज करते हैं इन शब्दों का, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से संबोधित किया गया है एक वर्ड भाई बोल करके, ठीक है। तो ये बड़ा ही बोल चाल का और कॉमन वर्ड है भाई। आप हमेशा बोलते होंगे, आजकल तो न्यू जनरेशन में इसको भाई, ब्रो इस तरीके से भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से ये है भाई सूरज, भाई पवन, भाई पक्षी। तो यहाँ पर ये 3 चीजें हैं। सूरज आप सभी को पता है, पवन हवा, और पक्षी यानी चिड़िया, ठीक है। इन तीनों को संबोधित किया गया है बड़े ही
आत्मीय तरीके से, मतलब कवि को ये लगता है, कवि ने यहाँ पर ये माना है, ये दिखाया है कि ये उनके घर के ही व्यक्ति हैं, परिवार का ही कोई सदस्य है, और वो उनसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वो इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं किसी आदमी को, जिसका पिक्चर भी नीचे बना हुआ है, तो उस आदमी की ओर इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि इसको जगाओ। क्योंकि सूरज क्या है, सूरज का निकलना जो होता है, सूरज पूरे दिशा से निकलता है, उसके निकलते ही उजाला हो जाता है भयंकर तरीके से, और वो ऊष्मा, प्रकाश और जिंदगी का स्रोत है, ठीक है। उसके निकलने से ही जो आम जनजीवन है वो उठ जाता है, जग जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब हमको अपने दिन की शुरुआत करनी है, अपने कामों को सही तरीके से अंजाम देना है। तो एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव सिग्नल है सूरज। वो पृथ्वी पे उसका जब प्रकाश पड़ता है तो सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी, हर एक कण कण क्या हो जाता है, जीवन को प्राप्त कर लेता है, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है और ऊष्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए जो हमारे कवि हैं उन्होंने चुना यहाँ पर सूरज को, कि इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति घनघोर नींद में सोया हुआ है तो सूरज से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं हो सकती कि उस आदमी को उठाया जा सके, ठीक है। तो वो इसीलिए सूरज अनुरोध करते हैं कि अब इस आदमी को उठाओ, जगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है भाई पवन, उन्होंने पवन का भी यहाँ पे सहारा लिया है, पवन को भी उन्होंने अनुरोध किया है, क्योंकि पवन पृथ्वी पर दूसरी सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि हवा जो होती है, पवन जो होती है, वायु जो होता है, वो गतिशील होता है, ठीक है। मतलब कई दिशाओं में भ्रमण करता है, विचरण करता है, कभी तेज हवा चलती है, कभी धीरे हवा चलती है, कभी रुक रुक कर हवा चलती है, पर ये हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा गतिशील रहती है। हवा कभी रुक नहीं सकती है, रुक कर ठहर नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने दूसरी सबसे जरूरी चीज का यहाँ पर सहारा लिया है, संबोधित किया है कि भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। और पवन में इतनी शक्ति होती है कि तमाम पेड़ पौधे, वस्तुएं को ये हिला सकती है अपने जोर से, ठीक है, अपने ताकत से हवा अच्छों को हिला सकती है। इसीलिए कवि ने इसको चुना और कहा इस आदमी को हिला के दिखाओ, इस आदमी को हिलाओ और जगाओ, ठीक है। तीसरा यहाँ पर उन्होंने कहा है भई पक्षी। उससे पहले कुछ लाइन उसको देख लेते हैं। अब वो किसी आदमी की तरफ तो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको जगाओ, इसको हिलाओ। क्यों कर रहे हैं? यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। तो मैंने बताया था कि वहां यहाँ पर वो एक आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सोया हुआ है, लेकिन वो आगे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कि गहरी नींद में सोया है, थक हार के सोया है, थक मूंद के सोया है, काम धाम करके थकावट के बाद जो नींद लगती है उससे वो एकदम गहरी नींद में सोया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं कि ये आदमी गहरी नींद में नहीं सोया है, बल्कि सच से बेखबर, सच से अनजान होकर सपनों में खोया पड़ा है। मतलब ख्याली पुलाव बना रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सपनों में खोया पड़े होने का क्या मतलब है? सपने तो सभी को आते हैं, ठीक है, पर सपने देखना और सपनों में खोए रहना, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। इसको अगर यहाँ पे जान लोगे तो इस कविता का सार आप समझ जाओगे, भाव समझ जाओगे और एग्जाम में लिख के आओगे, इससे जो भी क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो सपनों में पड़े रहना या सपने देखना कोई नई बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब एक नेचुरल थिंग है जो सभी के साथ होती है। कभी ना कभी हम सब सोते हैं तो हम सभी सपने देखते हैं, उस पे हमारा कोई काबू नहीं है और सपने हर किसी को आते हैं। सपने देखना, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपनों में खोया पड़ा होना मतलब खुली आंखों से सपने देखना, ठीक है, या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, हवाबाजी करना, हवा की टीले बनाना, इस तरीके की चीजों को वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सपनों में खोया है कि मैं कभी को ये हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे तो ये जानते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सिर्फ ख्याली पुलाव, सिर्फ सपनों में खोए रहना और उस चीज के लिए कोई गतिविधि नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, कोई प्रयत्न, कोई कोशिश नहीं करना, सिर्फ हवाबाजी करना। तो उन्होंने यही बेसिकली कहा है कि जो आदमी सपनों में खोया पड़ा है, सच से बेखबर है, ठीक है, मतलब आज के सच से बेखबर है,
कि इसका क्या मतलब है कि उसके आसपास का क्या वातावरण है, उसके आसपास के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो इंसान है, वो उससे कितने आगे निकल गए, मेहनत करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वो कल को बेहतर बना सके। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आसपास उसके हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीजों से बेखबर है। उसको तो लगता है कि मेरे सपने देखने से ही चीजें हकीकत हो जाएंगी और मुझे कोई भी प्रयत्न, कोशिश, ट्राई नहीं करना पड़ेगा। तो जो आज के सच से बेखबर है, सपनों में केवल खोया पड़ा है, खुली आंखों से सपने देख रहा है, ऐसे आदमी को ही यहाँ पर जो कवि है वो सूरज की सहायता से सूरज को संबोधित करते हुए, और यहाँ पर पवन की सहायता से हवा को संबोधित करते हुए, और तीसरा यहाँ पर पक्षी से भी कह रहा है, यानी कि चिड़ियों से भी कह रहा है कि भाई चिड़िया, भाई पक्षी, इसके कानों पे चिल्लाओ। ठीक है, पक्षियों का क्या काम होता है कि वो सुबह सूरज की किरणों के साथ उठ जाती हैं और फिर अपने काम पर निकल जाती हैं और फिर सूरज के डूबने पर ही अपने घोंसलों में वापस आती हैं। और भी पक्षियों का क्या काम होता है? पक्षियों का काम होता है सूरज के निकलने पर चहचहाना और पॉजिटिव एनर्जी फैलाना। ठीक है, तो इस तरह की चीजों का काम होता है पक्षियों का। तो वही कहता है कि भाई पक्षी, जरा इसके कानों पे जाके चिल्लाओ ताकि इसको एहसास हो जाए कि सवेरा हो गया है, समय आ गया है, अपने सपनों में मत खोए रहे, हकीकत को जानो, आज के सच को जानो, वरना दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी और जब तुम जागोगे अपने इस बेकार के सपने से, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन भी वही है जो मैंने आपको बता दी है, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना कि समय पर जगाओ, इसको टाइम का एहसास दिलाओ, समय का एहसास दिलाओ कि दुनिया तुमसे कितनी आगे निकल चुकी है। उठो, केवल सपने मत देखो, जाओ मेहनत करो, तब जाकर के तुम अपने सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वरना जब ये बेवक्त जगेगा, बेवक्त जगेगा मतलब कि जब समय निकल जाएगा, जब टाइम निकल जाएगा, ठीक है, तब ये जगेगा जब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। ठीक है, तो एक कहावत भी है आपकी हिंदी में कि तब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बहुत देर हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। समय पे आपको अपने काम को कर लेना चाहिए ताकि आपको पछताना ना पड़े, और कभी कभी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलता, इतना ज्यादा देर हो चुका होता है। ठीक है, आगे की लाइनों को देखते हैं। तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा। ये मैंने ऊपर बताया था ना कि जो लोग इससे आगे निकल गए हैं और इसकी मंजिल जो है वो काफी दूर निकल चुकी है, तो जब ये जगेगा अपने सपनों के किले से, अपने हवाबाजी से, जब ये इसको एहसास होगा कि बहुत देर हो चुकी है, मुझे उठना चाहिए, मुझे भागना चाहिए, जब ये उठेगा तो घबरा कर भागेगा। ठीक है, फिर क्या होगा आगे? घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। ठीक है, अब यहां तक एक बार समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि जब लेट हो गया, इसको एहसास हो जाएगा कि देर हो चुकी है, वक्त निकल चुका है, तो जब ये उठेगा, घबराएगा और भागेगा। ठीक है, ठीक है भागेगा, लेकिन घबराए मन से भागना, डर के भागना, उलझन में भागना अलग बात है। ठीक है, उसमें उसकी चाल जो है हो सकता है थोड़ी बहुत तेज हो सकती है, लेकिन क्षिप्र गति अलग है, तेज गति अलग है। वो घबरा के, लड़खड़ा के, भ्रम में भागेगा, उसको कोई दिशा पता नहीं होगी कि मुझे इसी दिशा में भागना है, इस दिशा में भागना है, इसी दिशा में भागना है। वो क्या कहेगा? सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, वो कहीं भी भागेगा और फिर से वही होगा, उसको और लेट होगा, वो अपनी मंजिल से और दूर होता चला जाएगा। ठीक है, और क्षिप्र गति अलग है, मतलब तेज भागना अलग बात है। और तेज, क्षिप्र तो वह है, तेज तो वह है जो सही क्षण में सहज है। ठीक है, मतलब जो सही समय पर दौड़ना, भागना, जग करके सपने देखना बंद करके भागेगा, अपनी मंजिल को पाने भागेगा, आखिर वही सही व्यक्ति है। ठीक है, और वही अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है, बाकी तो जो सब है वो व्यर्थ है। तो सिंपल सा इस कविता का यही सार था, जहां पर कवि क्या कहता है, संबोधित करता है तीन जन को भाई के रूप में, सूरज, पवन और पक्षी को। किस किस तरीके से कवि सूरज से कहता है कि इस आदमी को जगाओ, हिलाओ और इसके कानों में चिल्लाओ। ठीक है, सूरज से कहता है इसको जगाने को, पवन से कहता है इसको हिलाने को, और
पक्षी से कहता है कि इसके कानों में चिल्लाने को, ताकि ये सही समय पे उठ जाए, जग जाए, सपने देखना बंद करे, वास्तविक समय को जाने, वास्तविक जीवन को जाने और जग करके अपने काम पर जाए, कोशिश करे, प्रयत्न करे, ताकि ये लेट ना हो जाए, ये देर ना हो जाए और ये उस रेस से बाहर ना हो जाए जहां पर इसको फर्स्ट आना है। ठीक है, तो आपको भी होता है ना कि जब एग्जाम आता है तब एक दो दिन पहले आप सभी पढ़ना स्टार्ट करते हो और पूरा चाहते हो कि एक रात में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप सब भी यही वाली गलती करते हो। तो रोज आपको सिर्फ आधा एक घंटा निकाल करके प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है और देखना कि आप भी उस रेस में फर्स्ट आने के लिए बिल्कुल तैयार पाओगे अपने आप को। अब हो गया ये आपका चैप्टर। अब देखते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ओके, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करते हैं। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप समझे होते हैं, आगे की वीडियो को अगर आप देख के आए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी उन सबके आंसर ओरली दे दोगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख कर आया करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते जाना मेरे साथ। नहीं चाहिए नोट्स बनाना तो आपको कोई बात नहीं, आप हमसे डायरेक्टली आकर के परचेस कर सकते हो, या फिर डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को भी डाउनलोड करके कि इस पूरे के पूरे नोट्स को वहां से भी परचेस कर सकते हो। आओ, इधर तो मैं फ्री में पढ़ाई रही हूँ, इसका फायदा आप सभी उठा ही सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के फॉर्म में है, बहुविकल्पी के फॉर्म में है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, भाई सूरज में भाई संबोधन किस प्रकार का है। तो मैंने बताया ना कि आत्मीयता थी इसमें, अपनापन था, तो वही इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है। तो जो व्यक्ति सच से बेखबर होकर के सोया हुआ है, ठीक है, उसको जगाने की बात कही गई है। अब आपको यहाँ पर सही जोड़ा बनाना है। पंछी जगाना, हाँ बिल्कुल गलत था, ये सही नहीं था। हवा हिलाना, हाँ ये दोनों सही है, सही जोड़ा है। हवा चिल्लाना, नहीं ये गलत है। और सूरज जगाना, ये भी सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने सही वक्त पर जगाने की बात क्यों कही है। वह दुनिया के मुकाबले पिछड़ जाएगा। तो मैंने समझाया इस चीज को, आप देख सकते हो। कविता में क्षिप्र किसे बताया गया है, जो अवसर को नहीं चूकता। क्षिप्र मतलब तेज किसे बताया गया है, जो सही वक्त पर जग करके अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके, या फिर जो उसको अवसर भी मिल रहा है ना, जो अपॉर्चुनिटी भी वहां पे उसको मिल रही है ना, उसको ग्रैब कर सके सही टाइमिंग पे। तो वही यहाँ पे क्षिप्र है। आपको सही गलत का निशान लगाना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप खुद कर सकते हो। घबराकर भागना और क्षिप्र गति में अंतर है, डेफिनेटली है, मैंने बताया है इस चीज को आपको। सही, जो सही क्षण में सहज है उसे घबराहट होती है, बिल्कुल नहीं। जो सही समय में सहज है वो अपनी क्षिप्र गति को हमेशा कंटिन्यू रखेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बाकी 2-3 चीजें हैं, सेम है, कर लेना। चलो एक चीज और देखते हैं। कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे क्रियाशील हैं। ठीक है, मैंने बताया था तीनों ही इस पूरे प्रकृति का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है, क्रियाशील है, नियमित है, पंक्चुअल है। ठीक है, इसी वजह से उनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसे जगाओ कविता में कवि ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो बिल्कुल आम भाषा होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है, वैसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है, वार्तालाप। मतलब इस कविता को पढ़ते हुए ऐसा कभी भी नहीं लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कविता है, किसी शैली में लिखी गई है। बिल्कुल उस शैली में लिखी गई है जो बातचीत हम करते हैं ना आपस में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर परिवारों के साथ, किसी के साथ भी उसी शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने की आग्रह किया। और सूर्य, हवा, पंछी। क्यों, आप सभी को पता है इसका। मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लो नहीं हो रहा हो तो, और इसको इस लैंग्वेज में लिखना अगर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हो तो। बेवक्त जगाने का क्या परिणाम है, जागने का क्या परिणाम, पता है कि आप लेट हो जाओगे, फिर आपके अंदर घबराहट आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगी, और सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे, जिसके कारण और आप लेट होगे और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, पंक्ति का क्या आश्रय है। तो मैंने वहां पे बखूबी रूप से आप सभी को स्पष्ट किया है। लिखना नहीं लिख पाते हो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ इस लैंग्वेज को भी एक बार पढ़ो, ताकि आपके पास कुछ और वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड होंगे, जिससे आप क्वेश्चन आंसर को और अच्छे से लिख सकते हो।
ओके, पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट करो। तो पंक्तियों का आश्रय आपको पूरी पंक्ति, मैंने एक एक पंक्ति का पे आपको आश्रय स्पष्ट किया है, तो जरूरी नहीं कि जो आपको पंक्ति यहाँ पे दिख रही है यही क्वेश्चन में आपके उठ के आ जाए, कोई भी पंक्ति आ सकती है। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ, व्याख्या कर रही होती हूँ, भावार्थ कर रही होती हूँ, तो प्लीज सुना करो इसको। तो यहाँ पर क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सगज है, पता ही आप सभी को। ओके, इस कविता का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, नहीं तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन से क्या समझते हो, आपका उस पर क्या ओपिनियन आ रहा है, उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा पर टिप्पणी करिए। तो ये भी आसान है कि इन्होंने बिल्कुल बोल चाल सहज और आसान भाषा का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है, भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि हम बिल्कुल उनसे यहाँ पर समझ स्थापित करते हैं। ठीक है, संबंध स्थापित कर पाते हैं आसानी से, और हम इनकी कविता को अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं। इसे जगहों में कवि यह कहना चाहता है कि आदमी सपने न देखे, तर्क सहित उत्तर दिए। बिल्कुल उन्होंने सपने देखने को मना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुली आंखों से सपने देखने से मना किया है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। इसे जगाओ कविता में कवि सोए हुए आदमी को जगाने का अनुरोध क्यों करता है? वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप सभी को पता है। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर एक दो और कविता की पंक्तियां दी हुई हैं जिसको आपको एक बार पढ़ना है, और उससे फिर नीचे क्वेश्चन आंसर आ रहा है, निकल के आ रहे हैं, फिर आपको उनको लिखना है। ठीक है, तो ये आप अपने से कर सकते हो। बाकी अभी आगे कि 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर में केवल वन वर्ड लिख कर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पूरा जब भी आंसर लिखते हो तो पूरा फ्रेमिंग करके आंसर लिखना होता है, पूरा सजा करके सवार के आंसर लिखना होता है। भले वहां पे कह रहा हूँ 15 से 20 शब्द, अब ऐसा नहीं कि 15 से 20 शब्द बोल रहा हो आप उसका एक पेज लिख कर आ गए, नहीं, बट आपको वहां पर वन वर्ड लिख करके केवल नहीं आना है, नंबर कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसी जगह कविता में कवि ने किन्हें संबोधित किया है? पता ही आप सभी को, सूर्य, पक्षी, हवा। सूरज को क्यों अनिवार्य बताया गया है? क्योंकि वो प्रकाश देता है, उष्मा देता है, संसार में प्राण देता है। ठीक है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मैंने बताया था ना, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग क्या है हमारे अर्थ पे? दैट इज हवा। हवा है वो। ठीक है, कवि ने सोया आदमी किसे कहा है? पता ही है। सपने देखना और सपनों में खोए रहने में क्या अंतर है? इसको तो आप लिख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। 20-20 शब्दों के लिए आंसर देना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ताकि आपको यहाँ से आंसर समझ में आए। वक्त जगाओ से कवि क्या कहना चाहता है? वक्त पर जगाओ से कवि क्या कहना चाहता है? दूसरा क्वेश्चन है, जीवन में असफल कौन व्यक्ति होता है? जो वक्त की कदर नहीं करता है। कवि किसे सच्चाई से परिचित कराना चाहता है? वो उसी व्यक्ति को परिचित कराना चाहता है जो कि सोया हुआ है सपनों में। कवि को किसने संबोधित किया? उसका संबोधन का तरीका क्या है? कवि ने किन किन लोगों को संबोधित किया, उसे संबोधित करने का तरीका क्या था? दोनों आपको लिखना है। कविता में प्रकृति के जीवंत होने का पता किस प्रकार लगता है? कविता में प्रकृति के जीवंत होने का एक महत्वपूर्ण तरीका खोज निकाला है, वह है पक्षियों की चहचहाहट। ठीक है, 25-25 शब्दों में आपको नीचे आंसर देना है। कवि सोए हुए व्यक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कोई नया क्वेश्चन नहीं है। सपने देखना, सपनों में खोए रहना, ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कवि सूरज से कैसे व्यक्ति को जगाने को कहता है? ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर एक बार पढ़ दूंगी ताकि आपको आसानी हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। कवि पक्षी से क्या कहता है? पता ही आप सभी को। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कवि ने किसे आधार बनाया है? पता ही आप सभी को। कवि ने सूरज, हवा और पक्षी से क्या आग्रह किया है? पता ही आप सभी को। कवि सोए हुए व्यक्ति को वक्त, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस वर्ड लिमिट, आंसर का वर्ड लिमिट, शब्दों का दायरा कुछ बढ़ घट रहा है। ठीक है, कवि इस कविता से मानव मात्र को क्या सीख देना चाहता है? तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ आंसर को। कवि इस कविता से मानव मात्र को सीख देना चाहता है कि आलस छोड़कर तत्काल अपने कामों में लग जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह पीछे रह जाएगा, तब वह घबराहट में काम को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा, पर वो पूरा नहीं होगा और खराब हो जाएगा। ठीक है, घबराना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। ऊपर ही था ये क्वेश्चन। इस कविता में सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या मालूम पड़ती? तो आपके अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर होगा बना के लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो। आश्रय स्पष्ट करना है तो सेम पंक्तियां निकल के आ रही हैं जिसका आश्रय आप सभी को स्पष्ट करना है।
और मैंने बताया था अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश के किस पाठ से लिया गया है, नाम का उल्लेख, कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्यन करिए। तो इसका इस तरीके से लिखना होता है, ध्यान रखना। काव्यांश का परिचय, यह वाक्यांश इसे जगहों से लिया गया है, इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आपको लिखना होता है कि यह पाठ, यह काव्यांश किस कविता से लिया गया, किस काव्यांश से लिया गया और उसके रचयिता या कवि कौन है। ठीक है, फिर काव्य सौंदर्यन करना पड़ता है, मतलब व्याख्या करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसका आंसर करना पड़ता है। ख में भी वही है कि एक आपको पूरा का पूरा पैरा दिया गया है, पंक्ति दिया गया, आपको उसका काव्यांश का व्याख्या करना है। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे नए कुछ चैप्टर्स को। कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो आपको हिंदी में क्लास 10th में, आप नीचे कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब रखना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।